चलिए, आपको मैंने उदाहरण 1 और 2 पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। हम आपको उदाहरण 3 पढ़ाएंगे। अध्याय 1 कक्षा 10वीं विषय गणित, वास्तविक संख्या क्या होती है मैंने बता दिया है। वास्तविक संख्या क्या होती है। लिख देता हूँ परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय यानी जिसे बट्टे के रूप में लिखा जा सके, और बट्टे के रूप में कैसा, दोनों पूर्णांक होना चाहिए, जैसे 4/5, 8/6, दोनों पूर्णांक होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पूर्णांक नहीं हो। पूर्णांक क्या होती है, धनात्मक हो ऋणात्मक कोई से भी, और बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए, यानी q बराबर 0 का मतलब ये होता है कि बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए। इसे परिमेय कहते हैं। अपरिमेय किसे कहेंगे, जो बट्टे के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √3, है ना, √7। बट्टे के रूप में आप बोलते हैं, सोच रहे होंगे कि 1 लिख देते तो परिमेय संख्या बन जाती है, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने बोला था परिमेय संख्या के लिए पूर्णांक होना जरूरी है, लेकिन √7 पूर्णांक नहीं, ये तो है लेकिन ये नहीं है ना। तो ये मैंने समझा दिया है सारा का सारा। आप पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेना, है ना। सब बेसिक चीज़ मैंने पढ़ाया है। पार्ट 1 का कक्षा 10वीं का, उसको देख लेना। सारी परिभाषा, भाज्य, भाज्य लघुत्तम, समावर्तक, है ना, सारी चीज़ मैंने वहाँ पे समझा दिया है। उदाहरण 3 देखते हैं। उदाहरण क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जैसे अभाज्य, अभाज्य किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित ना हो, एक और स्वयं के अलावा, है ना। ये सारी की सारी अभाज्य है ना। लिखते जाना आपने, ऐसा 31 में हो गया। तो ये सारी की सारी किसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या कहने का मतलब यही है कि इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, या फिर किसी के पहाड़े में नहीं आता है ना, एक और स्वयं के अलावा। दो किसके पहाड़े में आता है, दो क्या आएगा और एक के, यानी एक और स्वयं के अलावा आ रहे हैं। तो जितनी भी संख्या है इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। टुकड़े का मतलब होता है, जैसे भाज्य समझो पहले, है ना, भाज्य संख्या जैसे 4, 6, 8, है ना, 10, 9 भी है ना, 9, 10, 10 बहुत सारी है। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसको हम पहाड़े में बोल सकते हैं, जैसे 2 के पहाड़े में 4 आता है, 6 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है। भाज्य संख्या नहीं आती है, और इनके गुणनखंड किए जा सकते, जैसे 4 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2, 6 के गुणनखंड क्या है, 2, 3। तो इस अभाज्य संख्या को भाज्य के रूप में हम टुकड़े के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं, है ना। तो भाज्य ऐसी संख्या है जो किसी के पहाड़े में नहीं आता है, सॉरी, अभाज्य संख्या ऐसी है जो किसी के पहाड़े में नहीं आता है, और भाज्य ऐसी संख्या है जो किसी के पहाड़े में भी आ जाती है ना, जैसे 9 जो है 3 के पहाड़े में भी आता है ना। तो ये क्या है, भाज्य संख्या। तो ये मैंने सारा ही सारा मैंने पढ़ा दिया है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, ये भाग में, तो देख लेना। ठीक, हम अब इसको देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से ना। कौन सी विधि से करेंगे हम इसको हल, अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या ज्ञात कर रहे हैं, LCM। इससे पहले वाले उदाहरण में मैंने शायद आपको HCF तो नहीं लिखवा दिया, LCM। चलो पहले HCF ज्ञात कर लेते हैं ना। HCF महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको मासा भी बोलते हैं। ये कौन सी विधि से हम हल करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। HCF कौन सी विधि से ज्ञात कर रहे हैं, अभाज्य। अभाज्य क्या है मैंने आपको समझा दिया है, खंड विधि से। चलो करते हैं हम, पहले इसके टुकड़े कर लेते हैं। कैसे टुकड़े करना है, जैसे 404 के टुकड़े करना है,
तो कुछ नहीं करना, यही खास है अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। इसके टुकड़े अभाज्य सेट आएंगे, आप देखना। भाग लगाते हैं, डायरेक्ट भी करेंगे और भाग भी, भाग्य से लगाना है। और किन संख्याओं का भाग लगता है इसमें? अभाज्य। अभाज्य कौन कौन से? जैसे 2 का लगाओ, 2 का नहीं जाए तो 3 का, 5 का, फिर 7 का नहीं जाए तो फिर 11, ऐसा अभाज्य संख्याओं का हम यहाँ पे भाग लगाते हैं। तो पहले 2 का लगा के देखते हैं, चला जाएगा, है ना। ऊपर से 0, इधर भी 0, है ना। फिर 4, 2 2 4, 0, ये भाग आपको आता है ना। तो इसको यहाँ पे क्या आएगा? ये 202, जो भागफल है उसको यहाँ पे लिखा, किसका भाग लगाया उसको यहाँ पे लिखा। डायरेक्टिव आप कर सकते हो, 2 2 4, 2 0 0, 2 2 4, ऐसे और भाग लगाते जाओ। ऐसा नहीं कि आप 2 का बोल दिए तो आप 3 का लगाए, ऐसे नहीं। 2 का लगा है, 2 का ही चलने दो, यदि 2 का नहीं जाए तो 3 का देखेंगे, 3 का नहीं जाए तो 5 का देखेंगे, बढ़ते जाता है। चलो 2 का देखते हैं, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, है ना। भाग ही लगा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार लगाना, भाग लगाते जाना निरंतर। अब ये क्या? अभाज्य संख्या आ गई। जब भी अभाज्य संख्या आ जाए तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग लगा दो, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि अभाज्य संख्या में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है ना, स्वयं के अलावा ही जाएगा, स्वयं का ही जाएगा। तो स्वयं का ही भाग लगा दिया, जैसे 101 में 101, उसको उठा के यहाँ लिखा और ये इधर लिखा, ठीक है। चलो समझ में आया, भाग ही लगता है। ऐसा ही आप किसका देखेंगे? 96 का देखेंगे। 96 का भी 2 का भाग लगा के पहले देखो, क्योंकि जब भी इकाई अंक पे 2 हो, 6 हो, 0 हो, 4 हो, 8 हो, 2 का ही भाग लगता है। और ये सारी की सारी संख्या हम अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगा रहे हैं, ठीक है। 404 के अभाज्य टुकड़े क्या है? ये आए। 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये है। 404 के अभाज्य गुणनखंड ये है, 2 2 101। ऐसा ही इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस विधि से, है ना। चलो भाग लगाते हैं 96 में। 96 में पहले 2 का भाग लगा के देखते हैं, अभाज्य संख्या का ही भाग लगाना है। 2 चौके 8, बचा है ऊपर से 2, 2 8 16। जैसे शेष पर 0 आता है, इसको उठा के यहाँ लिख दो। 48 है, किसका भाग लगाया था? 2 का। ऐसा ही आप फिर लगाओ 48 में, 2 चौके 8, है ना, सॉरी 2 2 4, घटाया 0 ऊपर से 8, 2 चौके 8, शेष पर 0 है। जैसे शेष पर 0 है उसको यहाँ पे लिखो, फिर भाग लगाओ। ऐसे चलता ही जाना। छोटी संख्या का डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये डायरेक्ट भाग करेगा। 10 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। डायरेक्ट आप कैसे करोगे? इसे 2 का भाग 9 में लगाना है, 96 में लगाना है। 2 एकम 9 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 2 चौके 8, है ना। तो कितनी बार बोला? 4 बार बोला तो 8 आएगा। अब 1 बज गया तो इसको 2 16 हो जाएगा, 2 8 16, इसे चलते जाना। चलो अब इसके टुकड़े यहाँ पे लिख लेते हैं। 404 के, 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये है। 404 के अभाज्य गुणनखंड ये है। तो इनको यहाँ पे गुणा में लिख दो 2 101। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, है ना। इस कैसे आया? इसका भाग लगा के हमने लाया, ठीक है। आप 96 के गुणनखंड लिख लो। क्या क्या आया? कितनी बार में 2 आया? शायद 5 बार में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक 3 बार। तो ये किसके गुणनखंड है? 96। ये सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड है। कैसे गुणनखंड है? अभाज्य। किसके? 96 के। अब इनको घात के रूप में लिखेंगे हम। मैंने आपको उदाहरण 1 और सॉरी 2 में मैंने बताया है, घात के रूप में लिखने पर, ठीक है। चलो घात के रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। 404 2 कितनी बार में आया है? 2 बार में, तो घात कितनी? 2, फिर गुणा। 101 कितनी बार में आया? 1 बार में आया, तो घात है। ये 2 कहाँ से है? ये 2 कितनी बार में है? 2। समझ में आया घात के रूप में कैसे लिखते हैं? ये 2 है तो 2 लिखा, कितनी बार में? 2 है, 2 बार में, तो घात 2 लगा दिए, फिर गुणा। 101 कितनी बार में? 1 बार में, तो घात 1, इसको घात बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही 96 का कर लो आप। 96 में 2 कितनी बार में आया? 5, तो इसलिए 5 लिखा। 1 2 3 4 5, इसलिए 5। 3 कितनी बार में? 1 बार में आते हैं, ये घात के रूप में हमने लिख लिया। अब एक HCF निकालने की एक नियम होता है, वो आपको मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। HCF नियम, है ना। ये आपकी बुक में भी है, यहाँ पे मैं आसान भाषा में आपको लिखवा दूंगा। और ये क्यों लिख रहे हैं आपको यहाँ आप समझ में आएगा।
संख्याओं के संख्याओं के संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल लिखते हैं। ठीक है, नियम क्या है? संख्या के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल लिखते हैं। जैसे देखो, ये आपको चाहे तो परीक्षा में नहीं लिखना हो तो मत लिखना, लेकिन फेर में आपको लिखना है इसको, है ना, अच्छे से उतारना है और लिखना है ताकि आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे कैसे समझ में आएगा, देखो ये क्या बोल रहा है कि उभयनिष्ठ, एचसीएफ में उभयनिष्ठ में सबसे छोटी देखते हैं। एलसीएम में ऐसा नहीं होता, आगे हम एलसीएम देखेंगे इसी प्रश्न में, है ना। एचसीएफ में आपको उभयनिष्ठ भी देखना रहता है और अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे उभयनिष्ठ। तो संख्याओं के, यानी ये संख्या है, ये संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ ये रहे इनके, तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में जो मिलती हो, ऐसी वस्तु जो दोनों में मिलती हो, कॉमन, है ना। इसका मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में मिलती हो। तो दो क्या है? कॉमन चीज है, इसमें भी है, 404 में भी है और 96 में भी दो है, यानी दोनों में मिल रहा है, तो ये कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। और इसी में अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल लिखते हैं। तो सबसे छोटी घात इसमें किसकी है? दो, दो की घात दो इसमें है, 404 की है, 2 की घात 2, इसकी तो बड़ी है। ये वाली नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड, यानी कैसे अभाज्य गुणनखंड है ये? अभाज्य गुणनखंड, यानी ये अभाज्य गुणनखंड है, सारे की सारे क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। और इसमें भी सबसे छोटी घात का गुणनफल लिखते हैं, यानी सबसे छोटी घात किसकी है? 2 की है, तो 2 की घात 2। बाकी लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ ही देखना है। एचसीएफ में उभयनिष्ठ ही देखते हैं, एलसीएम में उभयनिष्ठ नहीं देखते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी घात देखेंगे और बाकी जो बचती है संख्या उनका भी गुणा लिख देते हैं यहाँ पे नीचे। लेकिन एचसीएफ में आपको ऐसा नहीं करना है, सबसे छोटी घात देखना है और उसको लिख देना है, और जो बाकी बच गई उसको छोड़ देना है। ठीक है, चलो 2 को खोलते हैं हम। खोलने का मतलब ये है कि 2 की घात 2 है, 2 को वापस गुणा में लिख दो, कितना आएगा? 4, यानी एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ 4 किस किस का है? 404 और 96 का एचसीएफ कितना है? 4। तो आपका ये आया एचसीएफ। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार वो वीडियो देख लेना। चलो, मैं अब आपको इसी का एलसीएम बताता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, इसी का अब हम एलसीएम देखते हैं। प्रश्न खत्म नहीं हुआ था, है ना। एचसीएफ देख लिया, आप एलसीएम देखते हैं। मैं ये चीज़ क्यों नहीं मिटा है, क्योंकि एचसीएफ का जो मैंने आपको लिखा था वही एलसीएम भी यहाँ तक चलेगा, है ना। वैसा कि वैसा करना है आपको। आगे जो एक ही पॉइंट आएगा उस पर ध्यान देना है कि एलसीएम कैसे निकलता है। यहाँ पे सुधारता हूँ, अब क्या लिखेंगे हम? एलसीएम ज्ञात करेंगे तो महत्तम नहीं आएगा, यहाँ पे लघुत्तम आएगा। फिर एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलो इसको लसा बोलेंगे, उसको मसा बोला तो इसको लसा बोलेंगे। और ये भी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। और ऐसा कि ऐसा आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, जैसे एलसीएम में एचसीएफ में निकाला था वैसा कि वैसा एलसीएम में भी ऐसा कि ऐसा निकालना है। और वैसा कि वैसा आप गुणा में भी लिख लें, जैसे 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 201। ये आप ध्यान रखना है ना। जगह कम थी इसलिए मिटा के मैं वापस एलसीएम इसी में बता रहा हूँ। 96 का क्या आया था? 96 का आया था 2 2, 5 बार में 2 2 ही
और 3, ठीक है। वैसा कि वैसा लिखना है। आप घात के रूप में लिख लेते हैं, घात के रूप में लिखने पर नहीं घात है। अब घात के रूप में कैसे लिखने पर, जैसे देखो 404 में 2 कितनी बार में है, 2 बार में है, तो 2 की घात 2, इसको बोलते घात के। फिर गुणा है तो गुणा लगाओ, 101 401 404 में कितनी बार में, एक ही बार में है, तो घात 1। समझ में आया? 404 के हमने घात में रूप में कैसे लिखा भाज्यों को, 2 है 2 बार तो 2 बार। ऐसा है कि ऐसा 96 में देख लो, 2 कितनी बार में, 1 2 3 4 5 बार में, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। समझ में आया? ये घात के रूप में कैसे लिखा। मिक्स लगा था आपको, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ इसको। 96 बराबर 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक नियम है, जैसे एचसीएफ का नियम था ऐसे एलसीएम का भी नियम है, और यही खास मेन है, यहीं पे ध्यान देना है। यहाँ तक तो एलसीएम और एचसीएफ का समान आता है, एक जैसा ही आता है ना। एचसीएफ का भी हमने यहाँ तक जैसा ही लाया था, और एलसीएम का भी एक जैसा ही आएगा। यहाँ यहाँ से चेंज होगा, और नियम भी चेंज होगा। एलसीएम का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार करेंगे हम। हाँ। संख्याओं के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लिखते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी परिभाषा। कैसे, इसको खास ध्यान में रखना है। वहाँ पे उभयनिष्ठ था, यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं देखना है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों को देखना है। ये अभाज्य गुणनखंड है इतने, और उसमें से बड़ी घात का गुणनफल लिखेंगे, और बाकी जो बच जाते हैं उसको भी गुणा में लिखेंगे। जैसे देखो, इसमें बड़ी, उसमें एचसीएफ में छोटी देखा था, इसमें बड़ी देखेंगे, सबसे बड़ी घात का गुणनफल लिखते हैं। तो ये सारी सारी अभाज्य है, इसमें सबसे बड़ी क्या है, 2 की घात 5। ये बड़ा है तो इसको 2 की घात 5 में लीजिए, 2 की घात 5, ठीक है। आप 3 वहाँ पे हमने बाकी को छोड़ दिया था, इस एलसीएम में छोड़ना नहीं है, सभी को गुणा में लिखना है। यहाँ पे 3 है लेकिन इधर नहीं, फिर भी लिख लो 3 एक बार में, फिर गुणा 101 गुणा, ठीक है। यहाँ से चेंज हुआ आपका एचसीएम। यहाँ तक तो एचसीएफ भी ऐसा ही चलता है, और एचसीएम भी। चलो अब इसका हम खोल लेते हैं गुणा में। 2 की घात 5 है तो 5 बार वापस गुणा में खोल दो, 2 को 3 4 5 3 101, सभी का गुणा करो, 2 4, अब भी करना, 4 दूनी 8 16 16 दूनी 32, 32 में 3 का 96, फिर 96 में 101 का करना, इसे ना 96 में 101 में 96 का गुणा कर लेना। गुणा करते जाना, फिर 2 का पहाड़ा 2 बार 4, फिर 4 का 8 है ना, फिर 8 का 8 दूनी 16, फिर 16 दूनी 32, फिर 32 का पहाड़ा 3 बार, फिर 32 में जो 96 आएगा, फिर 96 का 101 में गुणा कर दो, 101 में 96 का गुणा कर दो, तो शायद 96 96 तो 96 कम 96 तो 9 हो जाएगा, ये वाला है, ठीक है। 9696, ये एलसीएम है, ठीक है। किस किस का एलसीएम आया ये, 404 का एलसीएम क्या आया, ये आपका उदाहरण 3 खत्म होता है। इसको उतार लो, फिर हम उदाहरण 4 देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
उदाहरण 4 देखते हैं, ठीक है। उदाहरण 4 में आपको क्या पूछा गया है, वही है संख्या, लेकिन इस बार 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। पिछले वाले उदाहरण और दूसरे और तीसरे में 2 ही संख्याओं का था, इसमें 3 संख्याओं का दिया होगा तो कुछ तो होगा इसमें, है ना। देखते हैं उसको, उसके जैसा ही आएगा है। आपको अब समझाना नहीं पड़ेगा कि भाज्य क्या है अभाज्य क्या है, वैसा ही करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है ना। सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, HCF यानी महत्तम समापवर्तक, है ना। इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ स, ठीक है, मौस। यहाँ पे हम सबसे पहले 6 का, 72 का और 120 का भाग के विधि से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे पिछले उदाहरण में मैंने बताया था आपको, सबसे पहले मैं 6 का निकाल लेता हूँ इस साइड, है ना। बहुत आसान है, भाग लगाओ, 2 तिया 6, अभाज्य संख्याओं का ही लगाना है। अब 72 का निकाल लो, इकाई अंक पे 2 है, 2 का लग जाएगा, 2 तिया 6, डायरेक्ट कैसे लगाते देख लो एक बार। 2 तिया 6, ठीक है, 1 बच गया, 2 तिया 7 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, या तो कम बोलो या फिर ज़्यादा बोलो, तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बराबर बोलो। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 7 से ज़्यादा हो जाता, 2 तिया 6 3 बार बोला, इसलिए 3 लिखा और 6 बोला, लेकिन ये 7 है तो इसको एक तो 12 हो जाएगा, 6 12। या फिर भाग भी लगाओ आप, उत्तर में तो यही आएगा, इसको 2 तिया 6 घटाए, देखो ऊपर से 2, फिर 6 12, शेषफल 0, जैसे शेषफल 0 आता है इसको उठा के यहाँ पे लिखा और 2 का भाग लगाया तो 2 लिखा है। तो ऐसे ही करते हैं सारे, ऐसे लगाते हैं, ऐसे आप 2 का ही भाग लगाओ, 2 एकम 2, है ना, लेकिन 3 है कि इसको 2 दूर 16 हो जाएगा, फिर 2 नाम में 18 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 एकम 3, ठीक है। ऐसा ही अब हम 120 का लगाते हैं। 120 का कितना कर लें यहाँ पे, 120 तो 12 0 तो 0, फिर 2 तिया 6 0 तो 0। आप भाग लगाते जाना, आपको भी आ जाएगा, है ना। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 15, 3 पंजे 15 और ये 5, ठीक है। ऐसा सारा की सारा निकाल लेना है। अब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। ये 72 के ये अभाज्य गुणनखंड है, ये वाले 6 के ये 2 3 है, और 120 के जितने भी है सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको गुणा में लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले 120, 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 3 बार में है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, सेम जैसे हमने पहले उदाहरण में करा था वैसा कि 3 गुणा 5, 120 का है। 72 का देख लेते हैं क्या क्या है, 2 3 बार में ना, 3 गुणा में, फिर 3 2 बार में गुणा में, ये 72 के। ऐसा ही मैं आप 6 का लिख लेता हूँ, 2 गुणा 3, तो सारे के सारे आपको अभाज्य गुणनखंड इस रूप में लिख लेना है। ये निकालने के बाद में आप इनको घात के रूप में लिख देना है ना। पिछले उदाहरण में मैंने आपको बताया था घात के रूप में लिखने पर, ठीक है, घात के रूप में लिखने पर। अब देखते हैं यहाँ पे हम घात कैसे लगाते हैं, घात के रूप में कैसे लिखें। जैसे 120 के अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे 2 कितनी बार में, 1 2 3, 3 बार में 2 की घात 3, फिर गुणा 3 कितनी बार में, 1 बार में तो 1, फिर गुणा 5 कितनी बार में, 1 बार में तो 1 बार, ठीक है। ऐसा कैसा 72 में निकाल लो आप, 72 में तो कितनी बार में है, 3 बार में, देखो 1 2 3, फिर गुणा 3 कितनी बार में है, 2 बार,
समझ में आया आपको? फिर से देख लेते हैं। तो 3 बार में, तो हाँ 3, फिर 3 एक बार में, फिर 5 एक बार में, सही है। फिर 2 3 बार में, अब 3 2। अब 6 के 2 एक बार में ही, वो 3 1। ये तो हमने घात के रूप में लिखा, लेकिन मैंने आपको बताया था एचसीएफ निकालने के एक नियम होता है, वो भी लिख देता हूँ। संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी, है ना, ये छोटी है, थोड़ा देख लेना अक्षर को, सबसे छोटी घात का गुणनफल, है ना, लिखते हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा का मतलब इसमें समझ में आएगा कि घात के रूप में, सबसे छोटी घात के रूप में कैसे लिखेंगे। देखो, इसमें कॉमन उभयनिष्ठ बोला है तो कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन क्या है, 3 इधर भी 3 इधर भी 3 इधर भी, चलो इसमें भी कॉमन 3 है और 2 भी कॉमन है, चलो ये तो उभयनिष्ठ 2 मिल गया हमको। लेकिन गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल लिखते हैं, और इन उभयनिष्ठ में सबसे छोटी घात वाली संख्या यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तीनों में सबसे छोटी घात किसकी है, 2 1 की है, तो 2 1 फिर गुणा, इन तीनों में सबसे छोटी किसकी है, इसकी है। इधर भी एक है, इधर भी, क्या 2 बार लिखेंगे 3? नहीं, सेम है तो एक बार में लिख लो। फिर ये है, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि उभयनिष्ठ का ही गुणा करेंगे हम। तो इनका क्या आया, एच सी एल, हाँ एच सी एफ क्या आया, 6 आया। ठीक है, कितना है, एच सी एफ 6 आया। ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एलसीएम बताता हूँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ। चलिए, आप इस उदाहरण का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एचसीएफ मैंने आपको बता दिया है, अब हम आपको एलसीएम बताते हैं। इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, यानी शॉर्टकट में लसा बोलते हैं। एलसीएम में वही रहेगा, सेम रहेगा, है। ऐसे ही गुणनखंड निकालना है आपको, और ऐसे ही गुणा में लिखना है, जैसे पिछले उदाहरण में मैंने बताया था आपको। तो 120 का क्या आएगा, 120 क्या अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 3 बार में, है ना, और एक बार में 3 और 5। ये तो हो गए 120 के। 72 के क्या है, तो 72 के भी लिख लो आप, 3 बार में 2 है तो 3 बार में मैंने 2 लिख लिया। फिर एक बार में 3 बार, सॉरी 3 2 बार में 72 के लिख लिया। फिर 6 का क्या है, ये सारी चीज़ आपको सेम जैसे एच शेप में लिखते हैं वैसा ही चल रहा है अभी। लास्ट में एक ही पॉइंट में इसमें अंतर आता है, यानी यहाँ तक तो सेम ही चलता जाता है। और ऐसे ही लिखेंगे, घात के रूप में लिखने पर आप घात के रूप में लिख दो, लिखने पर, घात के रूप में लिखने पर, तो लिख लेते हैं घात के रूप में लिखने पर, है ना, घात के रूप में लिख लेते हैं। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार में है, 3 बार में, 3 कितनी बार में, 1 बार में, 5 कितनी बार में, 1 बार में। ठीक, ऐसे ही 72 कितनी बार में है, 2 की घात 3 2 बार में, 3 की घात 2। ठीक है, मैंने अभाज्य गुणनखंड सही लिखा है ना, 120 के 3 बार में 2। ठीक है, फिर 72 भी
3 3 ठीक है। तो 72 के 2 की घात 3 क्यों लिखा, क्योंकि 2 3 बार में है। 3 की घात 2 क्यों लिखा, क्योंकि 3 2 बार में है। अब 6 के भी लिख लेते हैं, 1 और 3। अब यहाँ पे ध्यान देना है, एक नियम होता है एचसीएफ का, लिखवा देता हूँ। एलसीएम का है, एचसीएफ तो हो गया। संख्याओं के प्रत्येक लाइन, आप थोड़ा अक्षर मिक्स हो रहा है समझ आया ना, क्योंकि हर प्रश्न में लिखवा रहा हूँ तो आपको याद ही हो यह होगा। संख्याओं के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से चेंज होगा, यहाँ तक तो जैसा हमने लिखा था वैसा कि वैसा ही लिखा है ना, जैसे एलसीएम में लिखा था यहाँ तक। यहाँ से एलसीएम चेंज होता है, जैसे देखो सबसे बड़ी घात बोला, यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं देखना है, एचसीएफ में उभयनिष्ठ था, ठीक है। इसमें सिर्फ एलसीएम ही कैसे लिखते वो देखेंगे इस लाइन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे बड़ी घात का गुणनफल लिखेंगे, तो इन तीनों में सबसे बड़ी घात किसकी है, 2 की घात 3 है। चलो 2 की घात 3 ये भी है, लेकिन एक ही बार में लिखेंगे ना, सेम है तो फिर गुणा में। इधर सबसे बड़ी घात किसकी है, 3 की, 2 बार है। चलो अब क्या बच गया, 5, तो इसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब गुणा कर देते हैं, सेम ऐसा ही चल रहा है। 2 की घात 3 बार में है तो 2 को 3 बार में गुणा में लिख दो, क्योंकि अब गुणा करेंगे, 3 2 बार में है तो 2 बार में गुणा में लिख दो, 5 एक ही बार में। आया समझ में, यहाँ तक आ गया होगा है। कैसे आया, 2 की घात 3 है तो 3 बार में गुणा में लिख दिया 2 को, 3 की घात 2 इसलिए 3 को कितनी बार में, 2 बार में गुणा, 5 एक बार में तो एक बार में। अब सभी का गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 8 या 24, फिर 24 में 3 का कर देना, कैसे, यहाँ तक क्या आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 8 का 16, 8 3 24, यहाँ तक 24 आया, फिर 24 में 3 का कर दो गुणा, 12 1 6 7 72 आया, फिर 72 में 5 का गुणा कर दो आप, 10 1 35 36 360 आया, 360 ये क्या आया, एलसीएम। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, मैंने आपको बताया था, थोड़ा इधर लिख दूं मैं, कि ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी दी हुई संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है। लेकिन ये कब होगा, तब 2 ही संख्या दी हुई हो। इसमें 3 संख्या दी हुई है तो इसमें ये वाला नियम लागू नहीं होता है, इसमें 3 वाली संख्या में, है ना, 3 वाली संख्या में दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा, चाहे तो आप करके देख लेना। इसमें 3 संख्या दी हुई तो 3 संख्या गुणा करना पड़ेगा, यानी सूत्र में तो ए बी यानी कोई सी भी 2 संख्या लेंगे, जैसे पिछले सवाल में 2 गुणा 60 आया था एलसीएम, है ना, 2 संख्या दी हुई थी और इसका एलसीएम 2 6 आया था। लेकिन यहाँ पे ए गुणा सी 3 संख्या है, तो 3 संख्याओं का ये वाला नियम लागू नहीं होता है, कौन सा, ए गुणा बी, ये वाला संबंध लागू नहीं होता है। समझ में आया ये वाला सवाल, ठीक है। आपको हमारा वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर हम देखेंगे अब प्रश्नावली से स्टार्ट होंगे हम, ठीक है। चलो।